वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लीगल पोजीशंस ऑफ डायरेक्टर के बारे में। देखो, हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था बहुत सारे पॉइंट जो कि ड्यूटीज ऑफ अ डायरेक्टर के ऊपर था। तो नॉर्मली इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि लीगल पोजीशंस दिया गया है। देखो, जो कंपनीज एक्ट है वो कंपनी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है प्रॉपरली कि डायरेक्टर्स का क्या लीगल पोजीशंस होगा। तो इस हिसाब से इसमें बताया गया कि किस हिसाब से इनका लीगल पोजीशन होना चाहिए। तो देखो क्या बोलता है, थ्रू कंपनीज एक्ट हैज नॉट डिफाइंड पोजीशंस ऑफ डायरेक्टर कीपिंग इन द माइंड द vastness of their powers and extensive responsibility. An attempt is made to describe them as agents, trustees, and managing partners. These expressions are indicatives and not complete explanation and understanding of their powers and work. तो क्या बोला है कि नॉर्मली इस कंपनी एक्ट के अंदर डिफाइन तो नहीं किया गया कि उसके पोजीशंस क्या होगा, लेकिन इस हिसाब से ये तो बताया कि उनके जो पावर्स है वो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कितना तक हो सकता है। ठीक है, तो उसको बोला गया है कंपनी एक्ट के तहत कि एक एजेंट भी हो सकता है, ट्रस्टी भी हो सकता है और मैनेजिंग पार्टनर्स भी हो सकता है जो बिजनेस को मैनेज करता हो। लेकिन कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है कि उसके पास कितना पावर होना चाहिए, क्या वर्क करेगा एक डायरेक्टर। तो इसके कुछ पॉइंट्स बताए गए जो हमने अभी देखा कि ये जो है एक एजेंट है, एक ट्रस्टी है और एक मैनेजिंग पार्टनर है ना। एजेंट, ट्रस्टी और मैनेजिंग पार्टनर, उस हिसाब से यहाँ पे 3 पॉइंट बनाया गया है। डायरेक्टर एज अ एजेंट, डायरेक्टर एज अ मैनेजिंग पार्टनर और डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या बोलता है कि सिंस द कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन इट नीड टू बी रिप्रेजेंटेटिव बाय द डायरेक्टर। The company act on behalf of director should deal skillfully, carefully and elegantly. Their liability is an agent while company is held liable as the principals. तो क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो एक बिजनेस होता है वो होता है एक आर्टिफिशियल पर्सन, जिसके वजह से इसके जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कहलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि बिजनेस को चलाने वाला गाइडर पर्सन। तो उसको बोलते हैं हम कंपनी एक्ट कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो ये डायरेक्टर ही होता है जो कंपनी के नाम पर बिजनेस को अपने नॉलेज और स्किलफुलनेस के तौर पर चलाता है, और उसके जो लाइबिलिटीज होते हैं वो कंपनीज के लिए एज अ एजेंट की तरह काम करता है। दैट्स वाई इसके लाइबिलिटीज भी एजेंट की तरह होगा। और कंपनी कहलाता है अपने आप में प्रिंसिपल, तो कंपनी प्रिंसिपल होगा और एजेंट कौन कहलाएगा? डायरेक्टर, इस प्रिंसिपल के सामने। इसीलिए यहाँ पे नाम दिया गया था डायरेक्टर एज अ एजेंट। ठीक है, दूसरा बात करते हैं डायरेक्टर एज अ मैनेजिंग पार्टनर। डायरेक्टर एज अ मैनेजिंग पार्टनर के बारे में क्या बोलता है कि डायरेक्टर रिप्रेजेंट ओनर्स ऑफ द कंपनीज, we are shareholder to conduct and manage business of the company on behalf of, मतलब company on their behalf. They are entrusted with vast power of management and perform several functions which are proprietary in nature, like allotment of shares, raisings of loans, investing fund and company etc. of the company etc. ठीक है, this is because they themselves are significant shareholders of the company. In fact, they are most एक्टिव शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो क्या बोला गया है कि डायरेक्टर जो है बिजनेस को रिप्रेजेंट तो कर रहा है, तो डायरेक्टर जो ओनर भी कहला रहा है, लेकिन ओनर जो है एज अ शेयर होल्डर के रूप में कहलाएगा, राइट ना। और डायरेक्टर रिप्रेजेंट करता है ओनर्स का, और ओनर जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, राइट। तो ये शेयर होल्डर ही डायरेक्टर को अपॉइंट करता है और डायरेक्टर बिजनेस को मैनेज करता है कंपनी के बिहाफ पे, और इनके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है, इनके पावर्स के ऊपर ट्रस्ट किया जाता है, ताकि वो अलग अलग अपने पावर को यूज करके अलग अलग फंक्शंस कर सके। जैसे कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर्स अगर इशू करना है तो उनपे जो भी जिसको अलॉटमेंट करना है, कब कब पैसा लेना है उनसे, ये सब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करवाना है, कहीं से लोन रेजिंग करवाना है या इन्वेस्टिंग करना है कहीं पे पैसा, तो ये सब काम करता है डायरेक्टर बिजनेस के बिहाफ पे, राइट। तो ये सब इसीलिए किया जाता है ताकि शेयर होल्डर जो है उस कंपनी को आगे बढ़ाया जा सके, यानी कि शेयर होल्डर उस कंपनी को आगे बढ़ाए और कहीं ना कहीं बिजनेस का डेवलपमेंट करे। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि जो भी एक्टिव शेयर होल्डर्स है वो कंपनी का वो आगे बढ़ सके, कंपनी को एक्सपांड और डाइवर्सिफिकेशन कर सके। अगला पॉइंट क्या बोलता है कि बोर्ड्स एक्ट एज अ सुप्रीम पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग बॉडी। It is committed that the director are commercially men who manage a trading concern for the benefit of themselves
एंड ऑल द अदर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो क्या बोलता है कि जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड का मतलब BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है इसका। तो ये जो है इसका जो भी पॉलिसी बनता है वो सुप्रीम पॉलिसी बनता है बिजनेस का, और जो भी डिसीजन लेता है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी बनता है पर्टिकुलर बिजनेसेस का। तो ये सारी बिजनेस बड़ी बड़ी है जो कि रजिस्टर्ड होता है अंडर कंपनीज एक्ट के तहत, तो उसके लिए बात किया जा रहा है, ठीक है। और इनके डायरेक्टर, जो भी इनके डायरेक्टर्स है, इनका जो भी काम होता है, चाहे मैनेजिंग का हो, ट्रेडिंग का हो, तो ये कहीं ना कहीं अपने लिए भी काम करते हैं और साथ ही साथ उन शेयर होल्डर्स के लिए भी करते हैं जो कंपनी के हैं, ताकि प्रॉफिट सबको हो सके। आगे बात करते हैं डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी। ट्रस्टी के नाम पे देखो क्या बताया है डायरेक्टर के बारे में। पहला पॉइंट बोलता है कि डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्ट इन द मोस्ट हॉनेस्ट वे, ठीक है। दे आर द गाइडर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड शेयर होल्डर्स। तो क्या बोलता है ये पॉइंट, ये बोलता है कि जो डायरेक्टर है वो हॉनेस्ट होना चाहिए, अगर हॉनेस्ट होगा तभी वो गाइड कर सकता है कंपनी को और उसके शेयर होल्डर्स को। अगर हॉनेस्ट नहीं होगा तो कंपनी को भी डुबाएगा, शेयर होल्डर्स को भी डुबाएगा। दे शुड अकाउंट they should account for all money are entrusted with. They have to utilize and apply fund of the company most cautiously. They are the trustee of all the assets of the company. यानी कि क्या बोला गया है कि ये लोग जो है जिम्मेदार होते हैं, वो जो भी पैसा बिजनेस में आ रहा है जा रहा है उसके लिए, यही लोग जो भी पैसे का है वो पैसा यहाँ वहाँ कंपनीज में अच्छे तरीके से लगाते हैं। कॉशियसली का मतलब होता है एकदम अच्छे से सावधान तरीके से, ठीक है, तभी जाकर बिजनेस का कहीं ना कहीं एसेट बनता है। इसीलिए ये लोग ट्रस्टी कहलाते हैं बिजनेस की, कि जो भी ये लोग कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं, अपने नॉलेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे क्या बोलता है कि द अबव गिवन ट्रिपल रोल प्ले बाय अ डायरेक्टर हाईलाइट्स द डेप्थ एंड वास्टनेस of their involvement of the company and its investor within the parameters of the act. It is appropriate all these points to have the clarity whether directors are employed of the company or not. तो क्या बोला गया है कि जो भी आपने देखा तीन चीजें, जो भी पहला था डायरेक्टर एज अ एजेंट, है ना, डायरेक्टर एज अ मैनेजिंग पार्टनर और डायरेक्टर एज ट्रस्टी, ये तीनों रोल में जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस में एक डायरेक्टर की क्या रोल होता है और वो बिजनेस को किस हिसाब से देखता है सारे शेयर होल्डर्स के रिलेटेड, ताकि बिजनेस में वो एक एम्प्लॉय कहलाता है या नहीं कहलाता ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बिजनेस के लिए वो एम्प्लॉय होता है और लोगों के लिए वो एक डायरेक्टर होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं आर डायरेक्टर एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। यहाँ पे अब क्वेश्चन अराइज कर रहा है कि क्या वो एम्प्लॉय होता है या नहीं होता है। क्या बोलता है डायरेक्टर आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर्स एंड एंजॉय वेल डिफाइंड राइट्स एंड पावर। तो बोलता है कि डायरेक्टर को इलेक्ट करने का काम करता है शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स ही जिम्मेदार है डायरेक्टर्स को बनाने के लिए। और यहाँ पे डायरेक्टर्स अगर एक बार बन गया तो कंपनी के कई सारे राइट्स और पावर्स मिलते हैं उसको एज अ डायरेक्टर रहने के लिए। देखो, वेयर एज स्टेटस ऑफ एम्प्लॉय इज विद इन the limit of his contract of service and his employer holds the ultimate control to guide his activity and function। तो क्या बोला है कि इसमें जो है उसका स्टेटस एक एम्प्लॉय की तरह है जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक लिमिट दी गई है, और यहाँ पे जो एम्प्लॉयर होता है वो होल्ड करता है उसका कंट्रोल और गाइडेंस ताकि वो अच्छे से काम कर सके। और एम्प्लॉयर होगा शेयर होल्डर और ये शेयर होल्डर के सामने एम्प्लॉय कहलाएगा। आगे क्या बोलता है कि this limit cannot be applied to director in the context of their role and power we have already studied. Director therefore cannot be regarded as employee of the company। तो क्या बोला गया है, शेयर होल्डर के सामने तो एम्प्लॉय है, बट अगर अच्छे से देखा जाए तो डायरेक्टर को हम जो भी पावर देते हैं वो बहुत अल्टीमेट पावर होता है जो कि एक शेयर होल्डर के पास भी नहीं होते हैं वो पावर्स। तो इसीलिए भले शेयर होल्डर ओनर है, शेयर होल्डर के सामने एम्प्लॉय है, लेकिन एज अ कंपनी जो है कंपनी के सामने ये एज अ एम्प्लॉय के तौर पर नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि कंपनी को मैनेज करने वाला ये डायरेक्टर है। ओके, तो आप लोग समझना यहाँ पे। नेक्स्ट है रेमुनरेशंस ऑफ डायरेक्टर। अंडर सेक्शन 197 में बताया गया है
कि क्या होना चाहिए रेमुनरेशन। रेमुनरेशन का मतलब सैलरी और वेजेस, और उसके जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फैसिलिटीज वगैरह, जैसे रहने के लिए घर देना, घूमने के लिए गाड़ी देना, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देना, तो ये सब रेमुनरेशन में आता है। या उसका प्रमोशन वगैरह करना, ट्रांसफर वगैरह करना, ठीक है, ये सब रेमुनरेशन में आता है। क्या बोलते हैं, द मैनेजरियल पर्सोनल ऑफ कंपनी या डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होल्ड द मैनेजरियल पोजीशन ऑफ एंड दिस एंटाइटल देम टू गेट मैनेजरियल रेमुनरेशन। तो क्या बोला गया कि एक डायरेक्टर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो डायरेक्टर्स की बात करें या मैनेजिंग डायरेक्टर्स की बात करें, तो वो एक पोजीशन होल्ड करता है बिजनेस के अंदर, जिसके वजह से इनको इस पोजीशन के लिए गारंटियल दिया जाता है कुछ ना कुछ रेमुनरेशन। ओके, आगे क्या बोलता है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मंथली पेमेंट लाइक सैलरी, स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और कमीशन एंड सीटिंग fees for attending board meetings, committee meetings at the same time is no automatic entitle of remunerations of directors। ठीक है, तो क्या बोला गया है इसके अंदर, बहुत सारी बातें कह रहा है कि ये जो है हो सकता है इनका रेमुनरेशन मंथली पेमेंट पे दिया जाए लाइक सैलरी, या कुछ परसेंटेज दे दिया जाए प्रॉफिट का, या कमीशन दिया जाए, या फिर जो बोर्ड मीटिंग्स हो रहा है उसको अटेंड करने के लिए कुछ फीस दिया जाए, कमिटी मीटिंग्स वगैरह, ये सब के लिए। तो जो भी है इसको एज अ रेमुनरेशन के तौर पर दिया जाता है, लेकिन उसी समय कोई ऑटोमेटिक एंटाइटलमेंट नहीं कि रेमुनरेशन डायरेक्टर का इतना दिया जाए। ओके, तो आप समझे होंगे। आगे बात करते हैं, द एक्ट स्टेट दैट टोटल मैनेजरियल रेमुनरेशन पेबल बाय पब्लिक कंपनी टू इट्स डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर शुड नॉट exceed 11% of their net profit in a financial year. This excludes seating fees paid to be paid for meeting। तो क्या बोला गया है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता है कि जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर्स को पे आउट करेगा रेमुनरेशन के तौर पर, उसके अंदर जो है 11% नेट प्रॉफिट का, जितना भी नेट प्रॉफिट आया उसका 11% तक ही दिया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता है एक डायरेक्टर को, जो भी अलाउंसेस है, रेमुनरेशन है, उसके हिसाब से। अगर बिजनेस का 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो इसका 11% इन द सेंस की सिर्फ 11,000 रुपए ही दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता है, याद रखना। 11% ही बोला गया है जो भी फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है, ठीक है। और लेकिन इसके अंदर सीटिंग फीस को एक्सक्लूड किया गया। अब सीटिंग फीस क्या है, सीटिंग फीस देखो हमने यहाँ पे बात किया था, सीटिंग फीस जो है अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग और कमेटी मीटिंग, यानी कोई भी कमेटी मीटिंग का या बोर्ड मीटिंग में जो अटेंड कर रहा है उसमें जो उसको फीस मिल रहा है उसको एक्सक्लूड किया गया, इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। तो होप सो समझा होगा इस वीडियो में। तो आपको कोई भी डाउट होगा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और उसमें अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।